जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एसएससी जीडी के जुनून बैच में मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को वर्तनी शुद्धिकरण का क्लास 3 यानी कि पार्ट 3 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। थ्योरी का ये अंतिम क्लास होगा और इसके बाद मैं जो क्लास लेके आऊँगा उसमें मैं वर्तनी शुद्धिकरण का प्रैक्टिस कराऊंगा। ये क्लास आज आप लोगों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर बच्चे क्यों बिंदुओं के कारण गलत कर देते हैं। आइए मैं टेक्निकल तरीके से आपको वर्तनी शुद्धिकरण का पार्ट 3 समझाता हूँ कि आखिर ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं। आइए देखते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण में आज हम लोग देखेंगे बिंदु का नियम। बिंदु का नियम क्या है? स्थान के साथ बिंदु का उपयोग और नाम बदल जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब हम लोग हिंदी वर्ड में किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो एक खड़ी पाही और एक सिरोरेखा और खड़ी पाही के माध्यम से ही उस वर्ड का निर्माण होता है। और उस वर्ड के अगर ऊपर बिंदु लगती है, अगर ऊपर यानी कि सिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगती है तो इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अगर खड़ी पाई के पीछे बिंदु लगता है तो इसको कहा जाता है पंचमाक्षर। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदी के संपूर्ण वर्णों में अंग ही एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसमें पीछे बिंदु लगता है। जब किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगता है तो उस समय इस बिंदु को उच्छिप्त या द्विगुण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब बिंदु किसी वर्ण के आगे लगे तो इसको नुक्ता कहा जाता है। कई जगहों पे इसे नुक्ता कहा जाता है। नुक्ता अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। इसकी खोज राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा की गई थी। नुक्ता को हिंदी के 5 वर्णों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। अरबी और फारसी भाषा के शब्दों में नुक्ता का ज़्यादा प्रयोग होता है। आइए मैं इन सब को आपको थोड़े डिटेल में समझाता हूँ आखिर में ये सब है क्या। वास्तव में वर्तनी शुद्धिकरण में अनुस्वार और द्विगुण सबसे अहम रोल अदा करते हैं। पंचमाक्षर और नुक्ता का ज़्यादा रोल नहीं देखा जाता है। आइए देखते हैं डिटेल में। दोस्तों, नुक्ता जब किसी शब्द के आगे बिंदु लगता है तो उसे नुक्ता कहा जाता है। इस बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। कुल 5 वर्णों में नुक्ता लगाया जा सकता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। इन 5 वर्णों में ही नुक्ता लगाया जा सकता है। इसके अलावा और किसी वर्ण में आप नुक्ता नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने लिखा वजीफा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वजीफा। अगर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया और पूछा किस भाषा का शब्द है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वजीफा अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है? जिन वर्णों के पीछे कहने का मतलब खड़ी पाई और सिरोरेखा, अगर यहाँ पे बिंदु लगती है, पीछे बिंदु लगता है, तब क्या कहते हैं? जिन वर्णों के पीछे बिंदु लगता है उसको कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। हिंदी में केवल एक ऐसा वर्ण अंग है जिसमें हम लोग पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने नीचे लिख दिया है कि जैसे अंग। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अनुस्वार। जब किसी शब्द में किसी वर्ण को लिखा जाता है और उस वर्ण के ऊपर जब बिंदु लगती है, जब किसी शब्द में अनुस्वार आता है, तो हम सबसे पहले जब बिंदु ऊपर लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। और जब ये बिंदु आ जाएगा तो हम सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि ये जो बिंदु लगा है किस वर्ण के पहले लगा है। फिर हम शुद्ध वर्तनी लिखते समय उस वर्ण वाले वर्ग के 5वें वर्ण में अनुस्वार का परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक परिवर्तित करके दिखाता हूँ, फिर मैं सभी को रिलेट करूँगा। जैसे लिखा हुआ है पंखा लिखा हुआ है, अनुस्वार के ठीक बाद में जो वर्ण है वह है ख। और देखिएगा ख वाले वर्ग में 5वां जो वर्ण है वो है अंग। जब हम लोग शुद्ध वर्तनी लिखेंगे तो इस अनुस्वार का परिवर्तन अंग में होगा, यानी कि 5वें में होगा। जब देखिए लिख रहा हूँ तो पंखा,
यानी अंग बन जा रहा है, ये अनुस्वार अंग में परिवर्तित हो जा रहा है। और जब पेपर में पूछा जाता है कि शंकर का शुद्ध रूप कौन सा और हो सकता है, तो यही अनुस्वार हलंत वाले अंग में यानी आधा अंग में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से पंखा पंखा हो जाता है। झंडा, देखिए झंडा के आगे ड है, अनुस्वार के आगे ड, तो ड का परिवर्तन किस में होगा? ड का परिवर्तन अड़ में होगा, आधा अड़ लिखेंगे तो झंडा का शुद्ध रूप ये होगा, पंखा का शुद्ध रूप ये होगा और शंकर का शुद्ध रूप ये होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, उच्छिप्त या द्विगुण, जब भी हम लोग किसी वर्ड को लिखते हैं, जब हम लोग किसी वर्ड को लिखते हैं और उसके ठीक नीचे बिंदु लगती है, ठीक नीचे, वर्तनी शुद्धिकरण में अगर कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में रोल अदा करता है तो यही उच्छिप्त या द्विगुण करता है। दोस्तों, जब किसी वर्ड में नीचे बिंदु लगे तो उसे हम लोग द्विगुण या उच्छिप्त के नाम से जानते हैं। व्यंजनों में केवल दो व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके नीचे बिंदु लगता है, वो है ड और ढ, ड और ढ। जब भी इस ड ढ का प्रयोग शब्दों में किया जाता है तो वो कौन कौन से शब्द हैं जिसमें बिंदु लगता है और कौन कौन से शब्द है जिसमें बिंदु नहीं लगता है, यही सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जैसे सामान्यतः मैं किसी बच्चे से कह दूं कि मेढक लिख के दिखाओ, तो जब वो मेढक लिखता है तो मे और यहाँ पे बिंदु देता है, ढ के नीचे बिंदु देता है और क लिख देता है। तो बच्चे, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? अगर सही आपको सही सही जानना है तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आइए बताता हूं मैं कैसे मेढक लिखा जाता है। केवल 5 जगह पर द्विगुण या उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी जगहों पर जब ड ढ आता है तो उसके नीचे बिंदु लगता है। आइए वो 5 नियम दिखाता हूं आपको, देखिएगा। अंग्रेजी नाम में द्विगुण या उच्छिप्त नहीं लगता है। दोस्तों, जब किसी अंग्रेजी वर्ड को हम लोग हिंदी में लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा रोड, तो ये अंग्रेजी वर्ड था, इसको हिंदी में लिख दिया, तो यहाँ पर अगर मैंने बिंदु लगाया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्डों में कभी भी हम लोग द्विगुण का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए देखते हैं आगे। मेडिकल, मेडिकल में भी हम लोग कभी भी नहीं प्रयोग करेंगे द्विगुण का। बोर्ड अंग्रेजी का शब्द है, इसमें भी नहीं करेंगे। रोड, मेडिकल, बोर्ड, साउंड, मतलब कोई भी अंग्रेजी का वर्ड आ जाए और हिंदी में लिख दिया जाए तो कभी भी ड या ढ के नीचे बिंदु नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दूसरे को देखते हैं हम लोग। जब किसी शब्द में ड या ढ 2 बार आ जाए, एक आधा हो और एक पूरा हो, दोनों आ जाए, तब हम लोग इस ड के नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे। जैसे कि गुड्डा, लड्डू, हड्डी, देखिए ड 2 बार आ रहा है, ड 2 बार आ रहा है। जब ड या ढ 2 बार आ जाएगा तो हम लोग द्विगुण का प्रयोग नहीं करेंगे। 5 जगह पे नहीं होता है, 2 मैंने बता दिए अंग्रेजी वाले में, और 2 बार जब प्रयोग होगा। तीसरे में देखते हैं, जब किसी शब्द के प्रारंभ में ड या ढ आ जाए तो उस शब्द में द्विगुण नहीं लगता। जैसे डरपोक में ड शुरू में आ गया तो यहाँ पे द्विगुण नहीं लगेगा, यहाँ बिंदु लगाते ही ये डरपोक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं डरपोक तो ये क्या है? गलत है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये क्या है? सही है। उसी तरह से ढक्कन, इसमें बिंदु लगाते ही ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डरना इत्यादि, मतलब जिन शब्दों के प्रारंभ में ड या ढ आता है उसमें द्विगुण का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, जब किसी शब्द में ड या ढ है उसके ठीक पहले या ठीक बाद में अनुस्वार आ जाए, देखिए यही वो मेढक शब्द है जो मैंने आपसे पूछा था। देखिएगा, जब किसी शब्द में अनुस्वार आए, देखिए में ध क, जब किसी शब्द में अनुस्वार आए उसके ठीक बाद ड या ढ आए या ठीक पहले, यहाँ पे भी अगर अनुस्वार आएगा और ढ पहले रहे या ड पहले रहे, तो कभी भी अगर ऊपर आ गया है अनुस्वार तो ड या ढ के नीचे हम लोग बिंदु नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसी कारण से ये मेढक अगर यहाँ पे बिंदु लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है, और ये बिंदु हटाते ही ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये मेढक क्या है? गलत है, और ये मेढक क्या है? सही है। उसी तरह से पंडित, देखिए अनुस्वार के ठीक बाद ड के नीचे अगर बिंदु लगा तो ये गलत है और ये सही है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं हम लोग आगे। जब किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो तो उस शब्द में ड या ढ के नीचे द्विगुण नहीं लगता है। जैसे देखिए
जब किसी शब्द में उपसर्ग लगा, उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्दांश के आगे जोड़ने वाले अंश को उपसर्ग और पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे निडर, निडर में आगे जुड़ने वाला शब्द क्या है, नी है। अब निडर उपसर्ग लगा हुआ है, अब ये डर आया, अब यहाँ पे अगर बिंदु लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये बिंदु नहीं लगेगा। समझ में आ रहा होगा। अडिग, डिग में ऑल जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे बिंदु लगा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए नहीं लगेगा। बेढंग, ढंग में बे जुड़ा हुआ है, अगर बिंदु ढ के नीचे लगाया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लास नंबर 3 में जो मैंने आपको बिंदु के नियम समझाए हैं, अनुस्वार और उच्छिप्त, द्विगुण और नुक्ता, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वर्तनी का यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।